नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बात पर मुझे अफसोस हुआ, मुझे तकलीफ हुआ और मैं जिस बात पर अपनी बात रखने के लिए विषय में सोचा, वो है हमारे भारतीय मीडिया का गैर जिम्मेदार रवैया। मित्रों, आप सबने समय समय पर सुना होगा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एक ही स्वप्न होता है भारत में, गजबाए हिंद। ये गजबाए हिंद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पहले एजेंडे पर है। उसी के तहत वो हमारे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने, हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास करती है और कभी सफल और कभी असफल होती है। कभी हमारी खुफिया एजेंसी के द्वारा सफल कर दी जाती है, कभी हमारे सुरक्षा बल के द्वारा। लेकिन हमारा मीडिया कितना लापरवाह और कितना गैर जिम्मेदार है, इस बात को आपको एग्जाम्पल दूंगा और किसी भी मीडिया घराने और मीडिया के चाहने वालों से माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं अमूमन कोई गलत बात कहता ही नहीं। क्योंकि माफ़ी तो तब है ना जब आप गलत बोल जाते हैं या गलत बोलने की आदत रखते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं सही कह रहा हूं। मित्रों, मीडिया के रवैया पर मैं समय समय पर करीब करीब प्रायः मेरा विरोधी भारत के मीडिया से होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत की मीडिया अभी मैच्योर्ड हुई ही नहीं है। अभी भारत की मीडिया बिल्कुल बाल्यकाल में है और जिस तरह से बच्चे उछल कूद करते हैं, कहीं सांप मुंह में ले लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि सांप विषैला होता है, उन्हें पता होता है कि खिलौना है। हमारा मीडिया बिल्कुल सहसावस्था में है, उसे मैच्योर्ड होने में समय लगेगा। लेकिन हम बचपने में देखे हैं कि कई बार हमारे माता पिता हमको कितना बार समझाए हैं, ये तो हमें याद नहीं, लेकिन अब हम खुद भी बच्चों के माता पिता हैं और उनकी बाल्यकाल से जवानी तक का अनुभव है एक गार्जियन के रूप में। क्योंकि मेरे भी बच्चे भगवान के आशीर्वाद, माता पिता की कृपा और आप सबके दुआओं से बच्चे से लेकर के जवान तक हो गए हैं। तो हमने देखा है कि कई बार उनकी शैतानियों को बर्दाश्त किया जाता है, कई बार उनको समझाया जाता है और कई बार उनको लापड़ भी लगाया जाता है। लगाया हूँ मैं, कई बार बता के समझाया हूँ कि बच्चों ये ठीक नहीं है। कई बार उनको धमका के, फिर कभी जुटिया के लगा करके बात कर रहे हैं। विजेंद्र मलिक जी, बिल्कुल पाकिस्तान मुर्दाबाद, बट आप ध्यान से सुनिएगा तो आप कहिएगा कि भारतीय मीडिया मुर्दाबाद। आप कृपया बने रहिए 10-15 मिनट, तो आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय मीडिया मुर्दाबाद। आज सीन यही है कि हमको विचार करना पड़ेगा कि मीडिया को कौन थपियावे, कौन लतियावे, कौन बतियावे, कौन उसको समझावे। मैं हमेशा से मानता हूं कि भारत की सरकार को इसमें इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, हमारे पुलिस बल को इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मीडिया स्वतंत्र है और इसकी स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए यही शुभ है और यही बढ़िया भी है। लेकिन मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए उसका अपना कुछ फोरम है, जैसे टीवी के लिए एडिटर गिल्ड है, प्रेस परिषद है, प्रेस एसोसिएशन है। इन सब संस्थाएं हैं जो मीडिया के कामकाज पर नजर रखती है और रखना भी चाहिए। मुझे इन्हीं लोगों से मांग है कि इनमें से ही कुछ लोग इनमें के बुराइयों को उजागर करें और एक चीज तो जरूर तय करें कि टीवी पर क्या आवे। इस विषय पर विचार करें कि टीवी पर क्या दिखाने से सामाजिक ताना बाना मजबूत हो सकता है, क्या दिखाने से सामाजिक ताना बाना टूट सकता है, क्या दिखाने से देश के भविष्य पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, क्या दिखाने से देश की सुरक्षा पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इस बात की तो एक गाइडलाइन मीडिया के अंदर से ही आवाज उठनी चाहिए और बननी भी चाहिए। मित्रों, आपको लगेगा कि मैं दो बातें कह रहा हूँ। एक बात कह रहा हूँ कि मीडिया स्वतंत्र हो, उसमें किसी का दबाव नहीं, और दूसरा तरफ कह रहा हूँ कि जिस तरह से सरकार सेंसर करती है उस तरह से हो। नहीं, मैं सरकार के सेंसर करने के पक्ष में ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको स्वयं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, लेकिन मुझे ये तो पता है ना भाई अपने संस्कार के हिसाब से कि मैं टीवी पर आकर के विनम्रता से बात करूं, कोई गाली गलौज ना करूं, कोई बदतमीजी ना करूं। तो मेरा संस्कार बता रहे हैं ना भाई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अंदर से एकदम भरा पड़ा हूँ मीडिया के रिपोर्टिंग और मीडिया के व्यवहार पर, लेकिन मैं कोई ओछी बात, हल्की बात नहीं कर पा रहा हूँ।
क्योंकि मेरा संस्कार है। मुझे मालूम है कि मैं बोलूँगा तो मेरे परिवार की प्रतिष्ठा मेरे साथ जुड़ी है। अगर मैं किसी तरह की बदतमीजी किया तो मेरा घर परिवार का बदनामी होगी कि यार कौन से परिवार से, कौन से खानदान से है, माता पिता ने इसका क्या सिखाया है जिसको बोलने नहीं आया। मीडिया को भी इसी तरह का एक सामाजिक दबाव उनके ऊपर हो, एक आत्ममंथन उनके पास हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपकी बात कह रहा हूँ। मित्रों, आज मीडिया में बड़ा जोर शोर से चला कि उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने कहा है कि आप मुसलमान से सब्जी ना खरीदें। मैं सबसे पहले इस बात का विरोध करता हूं कि आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप किससे सब्जी खरीदे, किसी ना खरीदे। लेकिन उस परिदृश्य को देखिए जिस पर वो विधायक जी कहने पर मजबूर हुए। अगर एक मिनट उस पर विचार करें, लेकिन समाचार चैनल वालों ने किसी ने भी इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता महसूस नहीं किया कि विधायक जी ने किन स्थिति में कहा था कि आप मुसलमान से सम्मान ना करें। एक बार मैं दोबारा कह रहा हूं कि विधायक जी की ये ड्यूटी नहीं है कि वो निर्देश दें कि हमें किससे सब्जी खरीदना किससे नहीं खरीदना है। आम तौर पर प्रैक्टिस में ये नहीं है कि हम सब्जी खरीदते वक्त किसी से पूछते हो कि कौन जात के हो भाई, ये नहीं है। हम पूछते हैं क्या रेट का है भाई, यही प्रचलन है। हम खरीदें, हमारी माताएं बहनें खरीदें, सब्जी कोई भी खरीदता है, हम तो खरीदा, या तो हम जाते हैं या मेरी पत्नी जाती है, तो हम लोग सिर्फ यही पूछते हैं कि क्या भाव है भाई। हम ये किसी से नहीं पूछते हैं कि कौन जात के हो भाई। ये प्रैक्टिस में नहीं है। तो विधायक जी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा क्यों? असल में सोशल मीडिया पर और समाचार पर भी खूब जोर शोर से चल रहा है कि कोरोना महामारी थूकने से, छींकने से फैलता है। आपके मुंह नाक से नीचे हुए पार्टिकल से कोरोना वायरस फैलता है। हमने टीवी पर देखा कि कुछ आदमी नाक में वो लगा करके रुपया फेंक रहे हैं, कई आदमी थूक लगा रहे हैं, कई आदमी कुछ ऐसा कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो सबके सब मुसलमान ही साबित हो चुका है जांच में भी। ये बड़ा मैं बदजुबारीक्षण कह रहा हूँ। हो सकता है विधायक जी उस कॉन्टेंस में किए होंगे भाई बीमारी महामारी है, इससे बचने के लिए आप उन लोगों से ना खरीदें, ये उनका उद्देश्य रहा होगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कुछ नेता भी हैं जिनके पास कुछ करने कहने का है नहीं, तो उन्हें मुंह फाड़ के कुछ भी बोलना है, टीवी का कैमरा और माइक सामने होना चाहिए, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन मैं ये बात आज तक किसी भी मीडिया घराने पर कहीं चर्चा नहीं देखा, कहीं चर्चा नहीं सुना कि कोई मीडिया घराना वाला ये कहा हो कि भाई करोड़ों के मतलब बहुसंख्यक हिंदू समाज का मांस का व्यापार है। हमारे देश में पिंक रेगुलेशन में सबसे योगदान बड़ा मांस का है, मीट का काम। मुसलमान हिंदू के यहाँ के दुकान का मीट नहीं खरीदता, मीट मछली हमारे हिंदू के दुकान से नहीं खरीदता। लेकिन आज तक हमने किसी समाचार चैनल पर इस बात की बहस सुनते नहीं देखा, इस बात की मांग करते नहीं देखा कि कोई कहा हो कि भाई आप हमारे यहाँ से मीट क्यों नहीं खरीदते। जबकि मैंने बहुत सारे हिंदुओं को देखा है कि वो मुसलमान के शॉप से मीट खरीदते हैं, वो लिखा होता है हलाला मीट, झटका मीट। लेकिन मैंने किसी भी समाचार चैनल पर यह बहस बकवास हमने नहीं सुना कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी हिंदू के यहाँ से मीट नहीं खरीदें। समाचार का स्तर ये है। विधायक, मेरा ऐतराज कहाँ है समाचार वाले पर, विरोध क्या है, मैं ये आपको बताऊं। विधायक जी ने एक कमरे में 10-15 आदमी के सामने कहा कि आप मुसलमान से मीट सब्जी ना खरीदें। गलत किया विधायक, लेकिन वहां 10-15 लोग थे। मान लिया कि वो 10-15 लोग ये बात मान लेते विधायक जी की। अमूमन हमारे नेताओं की कोई बात मानता नहीं है, लेकिन मैं मान लिया कि 15 लोग मान जाते, तो वो 15 लोग ही प्रभावित होते विधायक जी के बात से, या 50 लोग होते। अब जब वो नेशनल चैनल के करीब करीब सभी समाचार चैनल पर चल गया, तब तो ये देश विदेश में पता चल गया ना कि बीजेपी का एक विधायक ये कह रहा है कि आपको मुसलमान से सम्मान नहीं करना चाहिए। तो अब मुसलमान कहेगा कि आपको हिंदू से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। ये तो विज्ञान में है, साइंस का पहला ही फॉर्मूला है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। पूरा केमिस्ट्री इसी पर है, रसायन विज्ञान इस पर पूरा भरा पड़ा है, रासायनिक क्रिया का प्रतिक्रिया पर, जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं। अब समाचार चैनल वालों ने कौन सी बुद्धिमत्ता का काम किया कि जो एक बंद कमरे में 10 आदमी के बीच में बात कही थी, अब वो पूरा ओपन में कहा कि पूरे जनमानस का मस्तिष्क आपने प्रभावित कर दिया कि मैं भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गया कि हमारे विधायक जी ने कहा था क्या वो सही था।
या मैं अभी सोचने पर मजबूर है कि मेरे विधायक जी ने कहा था वो गलत था। मतलब आप एक कमरे की बात को पूरी आवाम में फैला दिए, पूरी देश दुनिया वर्ल्ड में हमारा देश का बदनामी हुआ कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आप ही के इसी गैर जिम्मेदार रवैया से एक गल्फ कंट्री के शासनाध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि हमारे देश में मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे देश में मुसलमान हमेशा से हावी रहा है, सरकार चाहे जिसकी भी हो। उसकी अपने पे आएगी तो आपको कूट देगा, आपको काट देगा, आपको तहस नहस कर देगा, और जब वो कहीं दबाव में आएगा तो कहने लगा कि हम हिंदू मुसलमान भाई भाई है जी, हमें क्या करना लग रहा है लड़ाई झगड़ा करके, गंगा जमुनी संस्कृति है, हम वर्षों से यही मिलता आ रहा है। यही हमारे देश की परंपरा है। जहां वो लगेगा कि उसको आपको काटना चाहिए, आपको काटेगा, आपको पीटना चाहिए, आपको पीटेगा, आपका बहिष्कार करना चाहिए, आपको बहिष्कार करेगा। सरेआम हमारे प्रधानमंत्री को कह सकता है कि 2 मिनट के लिए पुलिस हटा के देखो, हम अभी औकात बता देगा, वो कह सकता है। लेकिन जैसे उसको लगेगा कि जी अब यहाँ पर हमारा नहीं चल रहा है तो कहेगा कि गंगा जमुनी संस्कृति है जी, ये हमारा परंपरा है। लेकिन आपके टीवी के गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग की वजह से दुनिया में ये खबर जाती है कि नेशनल चैनल पर यह बहस चल रहा है कि एक हिंदू विधायक कह रहा है कि मुसलमान से सामान ना खरीदो, तो कल को वहाँ पाकिस्तान का वाला ISI तो बैठा है इस तरह के समाचार किताब में, वो फिर देश दुनिया के लोगों को यही समाचार टैग करेगा, UNO को करेगा, अमेरिका को करेगा, ऑस्ट्रेलिया को करेगा, दुनिया कहेगी कि भाई आपके यहाँ धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा है। आप इस तरह की गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग करके क्या साबित करना चाहते हैं? आमतौर पर हम लोग सुनते हैं कि पहले हम अखबार पढ़ते थे बचपने में कि फलाने जगह एक धर्म विशेष के लोगों ने एक जाति विशेष के बीच आपस में झगड़ा हुआ, 2 जात विशेष लोगों ने एक विशेष जाति, हम लोग विशेष पढ़ा करते थे। लेकिन अब तो सीधे कहा जा रहा है कि मुसलमान मुसलमान, हिंदू हिंदू, सिख सिख, ईसाई ईसाई। हमारे देश में बड़ा मुश्किल होता है कि हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई धर्म ही हमारे देश में नहीं है, समाचार एजेंसियों का नजर में। क्योंकि कोई भी समाचार वाला सिख का ईसाई के पर बात नहीं करता कि हिंदू ईसाई, हिंदू सिख, सिख ईसाई, सिख मुस्लिम, ऐसा चर्चा नहीं करता। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, 2 ही धर्मों पर बातचीत होती है। कहीं कोई ये चर्चा नहीं होता कि किसी हिंदू ने किसी ईसाई के लिए ऐसा बोला या किसी सिख ने किसी हिंदू के लिए बोला, ऐसा नहीं होता, क्योंकि समाचार चैनल वालों को इससे TRP नहीं मिलती। कोरोना महामारी से चूंकि बिजनेस में सब बंद है, TRP का खेल के लिए पगला गए हैं हमारे समाचार वाले, तो उनको कहा कर भाई जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे TRP मिलेगी नहीं। और एक विधायक जी के किसी पुराने वीडियो या अभी का वीडियो जब भी हो, मैं इस विषय पर नहीं जाता, एक वीडियो बयान आया, सभी समाचार चैनल वाले उस पर नंगा नाच करने लगे कि जी विधायक जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या उद्देश्य रहा होगा समाचार चैनलों को सरेआम ये कह देने के लिए कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप अपने TRP के चक्कर में दुनिया भर में हमारी बदनामी करवा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोगों को ये कहने का मौका मिलेगा कि भारत का एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि सरेआम कह रहा है कि आप सब्जी मुसलमान से ना खाते। मित्रों, समाचार एजेंसी में किस तरह के लोग हैं आपको इस बात की बानगी जान करके सब समझ में आ जाएगा कि समाचार चैनल पर किसी भी एंगल पर देख लीजिए, किसी पर भी देख लीजिए, तो कहीं पर भी सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के समाचार को प्रमुखता नहीं दिया जाता। कहीं भी कोई सामाजिक समरसता, आपस का भाईचारा बढ़े, इस बात का समाचार नहीं किया जाता। मुझे सबसे ज्यादा ऐतराज है वो जो डिबेट होता है। मतलब मेरा तो मांग है कि भारत सरकार एक कानून बना करके, चाहे उसमें उसको संशोधन करना पड़े, कम से कम चैनलों पर डिबेट को बंद करवा दे। क्योंकि डिबेट की परिकल्पना इस विषय पर हुई थी कि भाई कोई चीज मान लो, कोई विज्ञान का, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो डिबेट होना चाहिए, कोरोना बीमारी में रोकथाम कैसे करें, बचाव कैसे करें, और इस पर बुलाए जाने चाहिए डॉक्टर, वैज्ञानिक और सामाजिक लोग इसकी सामाजिक पहलू पर बात करें कि भाई कैसे हम लॉकडाउन बढ़ाएं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक दूसरे को मनाएं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो, इस पर सामाजिक स्तर पर कैसे बात करें। और साइंटिस्ट इसको बने भाई इसका टीका के लिए, इसके वायरस से लड़ने के लिए हम क्या चीज कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है। डॉक्टर हमारा बताए कि जी जब तक दवा और टीका का इंतजाम नहीं होता तब तक क्या क्या प्रिकॉशंस आप लें। मेरे ख्याल से ये डिबेट होना चाहिए। आज के तारीख में तो इसी डिबेट की आवश्यकता है। लेकिन आज के तारीख में डिबेट ये हो रहा है कि सपा का एक नकारा हुआ नेता अपने आप को सपा का कहता है, उसे
भाजपा के एक विधायक ने स्टूडियो में ही बड़ा बढ़िया से समझाया था, वो चैनल पर वायरल हुआ था, वो उसी के लायक है। लेकिन अब वो कह रहा है कि जी इस्तीफा दे देना चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए, फलाना दे देना चाहिए। समाचार चैनल पर एक और चीज आज खूब प्रमुखता से आया, एनडीटीवी का 8:30 बजे का प्राइम टाइम में देख रहा था। एनडीटीवी वाले ने भरसक प्रयास किया ये कहने के लिए कि मुंबई जो महाराष्ट्र पालघाट है और वो जो अलीगढ़ का बुलंदशहर का घटना हो, दोनों को एक कर दिया जाए। दोनों में उसने पूरा आधा घंटा में पूरा थेथराई से समझाने का प्रयास किया कि दोनों समानता है। वहां भी हिंदू ने एक सिख सन्यासी को मारा, यहां भी हिंदू ने एक सन्यासी को मारा, दोनों बराबर है। जिस तरह से जोगी जी ने उनको फोन किया उसी तरह से वो फोन किया। संकेत उपाध्याय ये बताने में गलती कर गए या बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसका तो बनना पड़ता है, क्योंकि आजकल पत्रकार पक्षकार भी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस साझीदार है और एनडीटीवी में कांग्रेस साझीदार है। ये दोनों कोई अब माइक्रो साइंस है, नहीं, छुपी बात नहीं है। तो कांग्रेस वहां सरकार में साझीदार है और कांग्रेस यहाँ चैनल में साझीदार है, तो दोनों को एक ही में मिलाना उसका फर्ज बनता था कि दुनिया में पता चले कि भाई लिंचिंग उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है साधुओं का। महाराष्ट्र के आप पीछे क्यों पड़े, उत्तर प्रदेश वाले से पूछिए। यहीं पर चैनल वाले, समाचार चैनल वालों की अपनी मानसिकता उजागर होती है कि वो क्या सोच रहा है। वो पाकिस्तानी आईएसआई से भी ज्यादा खतरनाक बात है, जहर से भी ज्यादा जहरीला बात है। मैं उसका फर्क समझा रहा हूं। पालघाट में जो घटना हुई वो एक निर्मम हत्या थी। पुलिस की मौजूदगी में लाठी से पीट पीट करके मारा गया। 100, 200, 500 के संख्या में वहां पर आतताई मौजूद थे। पुलिस के सुरक्षा में, पुलिस के संरक्षण में पीट पीट कर मारी। वो एक सरकार की विफलता की। वहां पर पुलिस था, पुलिस सरकार की प्रतिनिधि होती, क्योंकि पुलिस के माध्यम से ही सरकार ड्यूटी करती है। सरकार अपना नियंत्रण पुलिस के माध्यम से करती है। पुलिस का ही डर सरकार का डर माना जाता है। लेकिन अगर बुलंदशहर का घटना देखा जाए तो बुलंदशहर में एक चरसी आदमी चिमटी चुरा करके कबाड़ी को बेचने का प्रयास किया था। साधु जी ने उसको पकड़ लिया और उसको डांट लगाई। 2-3 दिन से वो इस फिराक में था। जब पूरा नशे में चूर हो गए और साधु जी रात के कूप अंधेरे में सोए थे, तो अंधेरे में सोए हुए एक इंसान को काट दिया। दोनों में बड़ा फर्क है। वहां पर पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने लाठी से पीट पीट करके संतों को मार दिया, और यहां पर एक रात के कूप अंधेरे में एकांत में एक मंदिर में सो रहे सन्यासियों को रात में काट दिया। दोनों में बड़ा अंतर है, क्योंकि इसमें सरकार की विफलता नहीं है, इसमें तो इंसानियत विफलता है। एक आदमी कब शैतान हो जाए क्या पता। हम आप बात कर रहे हैं, कोई मेरे दरवाजे में से आए, मेरे से पूछने लगे कैसे, जब फट से गर्दन काट दे, तो मेरी बहादुरी कितना हूं मैं बहादुर होऊंगा। दारा सिंह ही हो, दारा सिंह सोए हुए, कोई आदमी ऊपर से गोली मार दे तो दारा सिंह की सारी पहलवानी धरी की धरी रह जाएगी। दारा सिंह की पहलवानी का पता तो चुप लगेगा ना, वो खड़े रहेंगे और जाकर के मुकाबला हो, तब पता चलेगा ना कि दारा सिंह जी कितने भी बूढ़े थे, तभी हमारे जैसों को पछाड़ने की शक्ति उनके पास थी। लेकिन दारा सिंह निर्भीक सो रहे हैं और मैं गोली मार दूं, तो उसमें का मेरी बहादुरी है या उनका दुर्बलता है। संकेत उपाध्याय ये बताने का प्रयास किया कि दोनों बराबर है, लेकिन मैं बताने का प्रयास करूं कि संकेत उपाध्याय ने क्या बताना रह गया, क्या बताना छोड़ दिया। वो ये था कि उत्तर प्रदेश की घटना और महाराष्ट्र की घटना का तुलना हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की घटना बिल्कुल सरकार की विफलता है और उस पर सरकार पर प्रश्न लगेगा कि वहां का मुख्यमंत्री कर क्या रहा है, जबकि वहां का गृह मंत्री कर क्या रहा है। वहां पर पुलिस थी और पुलिस सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और सरकार के मुखिया होने के नाते वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की घटना यह है कि रात में सोए हुए एक आदमी को एक चिमटा चोर ने रात में काट दिया और सुबह होने से पहले पकड़ लिया गया। महाराष्ट्र में पुलिस गई पकड़ने के लिए, तो वहां पर लिंचिंग करने वाले समुदाय के लोगों ने पुलिस पर का विरोध किया, वहां पर बल प्रयोग करके लगाया गया और यहाँ गांव के लोग सहयोग में उसको पकड़े बैठे थे कि ले भाई ये आदमी है, और पुलिस वाले के विरुद्ध एक भी गांव वालों ने कोई आवाज नहीं उठाया, क्योंकि उनको पता था कि इसमें पुलिस की विफलता नहीं है, इसमें सरकार का विफलता नहीं है। विफलता यह है कि साधु जी का चिमटा चोरी कर रहा था, साधु ने उसको डांट लगा दिया, वो उसी बात का खार खाया था। जब वो दारू पिया, फुल रात में पूरा नशा हुआ, तो उसने साधु जी को काट दिया। दोनों में बड़ा अंतर है, लेकिन चूंकि यहां पर मान्यताएं अलग अलग है, सोच अलग अलग है
और समाचार चैनलों की जिम्मेवारी अलग अलग है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी सबका मिलकर जिम्मेदारी है कि उनको अपने टीआरपी का खेल है। देश टूटता है तो टूटे, हमारी सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है तो बिगड़े। आदरणीय प्रेमनारायण द्विवेदी जी ने जो लिखा है मैं उनको सादर प्रणाम बोलता हूँ। द्विवेदी ने कहा डिबेट सनसनी फैलाने का माध्यम मात्र रह गया है, गंभीर मुद्दा दूर दूर तक नजर नहीं आता। मैंने तो आदरणीय द्विवेदी जी, मैंने कहा कि डिबेट तो बंदे कर देना चाहिए। डिबेट की परिकल्पना क्यों हुई थी, कहाँ से डिबेट चालू हुआ? आप पहले इसका अगर इतिहास देखें, डिबेट चालू हुआ मैच से, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट को इतना न समाचार वालों ने बेच दिया कि हमारी मूल खेल हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जूडो, कराटे, रेसलिंग, एथलीट, ये सब खत्म हो गए, कहीं नहीं है खेल मतलब क्रिकेट। तो क्रिकेट में कौन सा आउट हुआ, कैसे आउट हुआ, उन 4 लोगों को बुलाया जाता है जो खेल के जमाने में जब मौका होता था तो 3 बार आउट हो जाते थे और 3 ओवर फेंकने के बाद 300 रन बनवा देते थे। वो लोग आके कहते कि देखिए सचिन तेंदुलकर को फ्रंट फुट पर आकर के कट मारना चाहिए था तो कवर में ये सीधा 4 रन था, लेकिन सचिन का जो लेग स्टंप था वो उनसे मिस कर गया, इसीलिए गेंद लेग को छूती हुई चली गई और कट बिहाइंड हो गया। वो ये बताते हैं, लेकिन जब उनके खुद के हाथ में बैट था तो इतनी मोटी गेंद उनको नहीं दिखती थी, पैड के पीछे से निकल जाता था, 4 रन नहीं बना पा रहे थे। जितने लोग कभी मारते देखा है, को डिबेट मारते देखा है, कभी आप गुंडाबा विश्वनाथ को डिबेट मारते देखा है, कभी आप शहीद किरमानी को डिबेट मारते देखा? मतलब ऐसे जो लीजेंडरी क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट को जिया है और जिनके नाम से क्रिकेट, उनको आके देखा है। चूंकि ये नकारे जा चुके क्रिकेटर जिनको लिखा जाता था कि ये टेस्ट क्रिकेटर फला साल खेले हैं, तब याद है टेस्ट खेले होंगे, वो लोग आते हैं यहाँ पर बात करने के लिए। तो वहीं शायद भाई इनका तो बड़ा फुटेज मिल रहा है तो क्यों ना कुछ और जैसे, तब उसमें राजनीति आने लगी, क्योंकि चुनाव था, राजनीतिक पार्टियों को भाई हमारा भी बात और रखना चाहिए। तब वो राजनीतिक लोगों के पैसे से बड़ा जिम्मेदारी इसको आ रहा, उन्होंने पैसा दिया कि भाई हमारा भी कुछ बात कहो, तब जाकर के राजनीतिक आदमी को बुला करके भवड़ापन प्रदर्शन किया गया। श्री पीएन पंथी साहब को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। पीएन पंथी ने लिखा है कि हिंदुत्व के ठेकेदार चुप क्यों है, क्योंकि साधु की हत्या में हिंदू मुस्लिम मसाला नहीं है। पीएन पंथी जी, आपने नहीं स्पष्ट किया है कि कहाँ के साधु की हत्या, यूपी वाला या महाराष्ट्र वाला? मैं दोनों बोल दिया हूँ, एक बार दोबारा आपके लिए बोल देता हूँ। महाराष्ट्र की हत्या में कोई चुप नहीं है, सारा हिंदू संगठन बिल्कुल उफान पे है। लॉकडाउन के बाद जब रोड खुलेगा तो महाराष्ट्र सरकार को एक बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा और झेलना चाहिए भी, क्योंकि वहां पर सीधा सरकार की सरकार का फ्रंट होता है, जिसके डर पर, जिसके बल पर शासन किया जाता है, वो सीधा सरकार का अंग होता है, बेशक गृह मंत्रालय किसी और के पास हो। तो कोई पुलिस की विफलता और पुलिस की सफलता सरकार की विफलता और सफलता मानी जाती है। तो महाराष्ट्र में पुलिस की मौजूदगी में 400-500 की भीड़ ने लाठी से पीट करके निर्मम हत्या कर दिया। ये लिंचिंग बोलते हैं, जिसका विरोध होना चाहिए। अब आप अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहां पर हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व की कोई बात नहीं हुई है। वहां पर एक साधु का चिमटा चोरी करता हुआ एक चरसी पकड़ा गया। बाद में लोगों ने कहा कि वो वाला फलाना वाला चरसी चुरा के ले गया, तो उसको बुलवाए, उसने चिमटा वापस कर दिया। साधु ने उसको डांट लगाया कि इस तरह की बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होगी, कोई भी आदमी की चिमटा चोरी करेगा तो यही करेगा। उसको बुरा लगा कि यार मैंने उसे डांट दिया, फिर वो आराम से गया। और रात के कूप अंधेरे में जब आधी रात हुई तो निहत्थे निर्वेद सो रहे 2 साधुओं को काट दिया। उसमें सरकार की विफलता कहीं नहीं है, क्योंकि वहां पर पुलिस इन्वॉल्व नहीं है। वहां पर 2 समुदाय के बीच हुए झगड़े का परिणाम नहीं है कि कोई किसी को काट दे। 2 समुदाय के बीच हुए झगड़े के परिणाम में भी हत्या सरकार की विफलता मानी जाती है, क्योंकि आप कहाँ थे कि इस स्तर पर बवाल हो गया। आपकी खुफिया एजेंसी कहाँ थी, और खुफिया नहीं भी थी तो जब बवाल हो गया तो आपको क्यों नहीं सूचना मिली? लेकिन यहाँ पर तो कोई सूचना का प्रश्न नहीं है। एक आदमी डांटा और 2 दिन बाद और रात में उसको काटा, इसमें कहीं कोई सरकार की विफलता हमको नहीं दिख रहा। पीएन पंथी साहब, अगर आपको दिख रहा है तो कृपया बताएं। मित्रों, मेरा आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मैं हर बार में एक अंत में एक बात कहता हूं कि जब आपको आपके जनप्रतिनिधि मिले तो आप उनको बताइए कि हम आपकी कलई पहचान चुके हैं, आपकी कलई जान चुके हैं, और हम जान चुके हैं कि आप हमारे मतलब का कोई चीज नहीं करते।
और आप हमारे मतलब का नहीं करते तो आप हमारे यहाँ ना आइए, हम आपको पसंद नहीं करते। उसी तरह सब आपको समाचार चैनल वालों को भी बताना पड़ता है कि आप अब हमारे मतलब की बात नहीं कर रहे हैं तो हम जियो चैनल पर ओरिजिनल कुत्ते बंदर देखेंगे, हमको आपके समाचार चैनल पर देखने की क्या जरूरत है। हमको अगर कुत्ते की भौं भौं देखनी है तो नेशनल जियोग्राफी चैनल, डिस्कवरी चैनल पर देखेंगे। हमको तुमको बनावटी भौं भौं की क्या मतलब, ओरिजिनल देखेंगे, वहाँ पर शिकार भी है, दहाड़ भी है, लड़कार भी है। तो आप इस तरह की बहिष्कार अगर एक दिन स्विच ऑफ कर देना चैनल वालों को, तो उनके पास तकनीकी ज्ञान है, उन्हें पता चल जाएगा कि लोगों ने हमारा बहिष्कार कर दिया, तब वो कंटेंट ठीक बनाएंगे। और तब तक आप सोशल मीडिया पर अपने अपने चैनल पर, अपने अपने स्तर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप इस बात की मांग करें कि हमें ये दो समुदाय के बीच भड़काने वाली पोस्टें, भड़काने वाली डिबेट्स और भड़काने वाले समाचार अच्छा नहीं लगता है। हम इस बात का विरोध करते हैं, तभी जाकर के हमारे देश में अमन चैन बना रहेगा। और अगर अमन चैन नहीं बना तो हम किसी भी लड़ाई से नहीं जीत पाएंगे, चाहे वो कोरोना ही क्यों हो। तो मित्रों, न हिंदू राष्ट्र न खालिस्तान, अखंड रहे हमारा हिंदुस्तान। इसी मनोकामना के साथ हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। जय हो मेरा भारत महान।